नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। भर्ती घोटाले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा में हुई भर्ती घोटाले को लेकर सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, जिसके तहत सीएम धामी ने अनियमित भर्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का विधानसभा स्पीकर से अनुरोध किया था, जिस पर विधानसभा स्पीकर ने एक समिति का गठन कर दिया है। एक रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर नकेल की बात जो कही है वो महज एक बात ही नहीं है, बल्कि धाकड़ धामी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जुबान से निकली एक एक बात को पूरा कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है। यूके SSSC वाले मामले में भी सीएम धामी ने साफ कर दिया था कि चाहे भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा और अब तक यूके SSSC वाले मामले में 33 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि दरोगा भर्ती घोटाले की जांच भी जारी है। विधानसभा भर्ती वाले मामले में भी धाकड़ धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि किसी भी सूरत में आरोपी बचने नहीं चाहिए और अनियमित भर्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। हमने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हम कतई भी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, जो एक ये जघन्य मैं कहूँगा कि एक तरह से ये बहुत संगठित रूप से जो ये अपराध हुआ है, इस अपराध को पूरी तरह से इसको खोलना, इसको लोगों को, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल के अंदर डालना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और भविष्य में इस प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां हैं, इस प्रकार का आपराधिक काम है, ये भविष्य में न हो, इसलिए इस पर हम कठोर कार्रवाई, हमने STF को कल उनके अधिकारियों को कल बुलाया है, पूरी हमने बड़ी बैठक की है। उस बैठक में ठोस तरीके से हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनकी संपत्तियों की जांच हो, उन पर गुंडा एक्ट और रासुका जैसी जो धाराएं हैं वो लगाई जाएं और भविष्य में जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए हम एक रास्ता तलाश रहे हैं कि किसी भी होने वाली परीक्षाओं में विलम्ब न हो, इसलिए सारे पहलुओं पर ध्यान रखें। हमारा पहला उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से हमारे परीक्षार्थियों को, हमारी बेटियों को, बेटों को इसमें उनको विलम्ब न हो, उनके करियर पर कोई फर्क न पड़े और भविष्य में उत्तराखंड राज्य से ये पूरे देश के लिए नजीर बने, इसलिए हम इस पर कठोर कार्रवाई। सीएम धामी की चिट्ठी के बाद कनाडा से लौटते ही विधानसभा भर्ती घोटाले में स्पीकर रितु खंडूरी ने 2 बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया है। स्पीकर ने मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की घोषणा की है। कमेटी को जांच कर 1 महीने में रिपोर्ट देनी होगी। दूसरे बड़े फैसले के तहत विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को छुट्टी पर भेज दिया गया है, लेकिन जांच के लिए जब भी तलब किया जाएगा उन्हें पेश होना पड़ेगा। सिंघल पर समय समय पर अलग अलग तरीके से प्रमोशन पाने और विधानसभा में ही तैनात रहने का आरोप है। रितु खंडूरी ने कहा है कि विधानसभा में अनियमितताओं को सहन नहीं किया जाएगा। नियुक्तियों, पदोन्नति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में मैंने आज 2 बड़े निर्णय लिए हैं। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के व इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दूसरा निर्णय यह है कि वर्तमान विधानसभा सचिव श्रीमान मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। उक्त अवकाश की अवधि में विशेषज्ञ समिति श्री मुकेश सिंघल सचिव को जांच में सहयोग हेतु उपस्थित होने के लिए जब जब कहेगी तो उन्हें इन निर्देशों का पालन करना होगा। मेरा सार्वजनिक जीवन की जो शुरुआत हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हुई है। मुझे याद है उन्हें कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसी ध्येय को मैंने भी जीवन में उतारा है और मैं आप सबको आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के वासियों को आश्वस्त करना चाहूँगी
कि जो भी रिपोर्ट मुझे समिति देगी उसको हम कड़ाई से उसका पालन होगा, ईमानदारी से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका हम उसको लगाएंगे, लागू करेंगे। वहीं विपक्ष के गले ये फैसला नहीं उतर रहा। कांग्रेस का कहना है कि बड़े नेता इस भारी घोटाले में शामिल हैं, इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि 3 सदस्यों वाली जांच टीम कितने निष्पक्षता से जांच करती है। विपक्ष की ये भी मांग है कि उत्तराखंड राज्य के गठन से अब तक की भर्तियों की जांच होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी अपने विदेश दौरे से आज उत्तराखंड लौट चुकी हैं और आते ही उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि उन्होंने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो कि इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे, पड़ताल करेंगे और उसकी रिपोर्ट उनको सौंपेंगे। इसमें 2 बातें बहुत अटपटी हैं। एक तो ये कि हमें अपेक्षा थी कि विधानसभा अध्यक्ष एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेंगी, क्योंकि इसमें जो नाम इन्वॉल्व है वो बहुत बड़े नाम हैं, इसमें बहुत दिग्गज नेता इन्वॉल्व है। ऐसे में ये समिति कितना न्याय कर पाएगी जांच के दौरान, वो सोचने वाली बात है। वहीं दूसरी अटपटी बात यह है कि उन्होंने जांच को 2 अलग अलग भागों में करने की बात की है, यानी कि सेग्रीगेशन किया है कि 2012 से पहले की जांच अलग होगी, 2012 के बाद की जांच अलग होगी, और उन्होंने कहा यदि ज़रूरत पड़ी तो 2012 से पहले की जांच करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड गठन को 22 साल हो चुके हैं। यदि दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो जिस दिन से गठन हुआ है राज्य का, उस दिन से लेकर आज तक जो भी विधानसभा अध्यक्ष रहे उनके कार्यकालों में जो गड़बड़ियां हुई हैं वो सब कुछ सामने आनी चाहिए। जनता को पूरा सच पता होना चाहिए, केवल आधा सच नहीं। बहरहाल विधानसभा भर्ती मामले में कई बड़े नेताओं के नाम आ सकते हैं, लेकिन सीएम धामी की तरह विधानसभा अध्यक्ष महोदया भी ये साफ कह चुकी हैं कि दोषी चाहे कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। अब 1 महीने के बाद कमेटी जांच की रिपोर्ट सौंप देगी। देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी बैकडोर से एंट्री कराई गई है। देहरादून से यशराज आनंद के साथ तारिक अंसारी की रिपोर्ट। अपनी प्रतिबद्धता को लगातार मुख्यमंत्री धामी इस विषय पर दर्शा रहे हैं और अब रितु खंडूरी के लौटने के बाद उच्च स्तरीय विशेषज्ञ जांच कमेटी का गठन और 1 माह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार ने मन बना लिया है कि उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर स्थितियां पूरी तरह से पारदर्शी रखी जाएं और स्पष्ट की जाएं। अब ऐसे में विपक्ष इसको किस रूप में देखता है, कैसे देखता है, क्या वाकई में जो भर्तियां हैं उनमें जो अभी घोटाले हुए हैं और जो हाल ही में लगातार गिरफ्तारियां UKSSC भर्ती घोटाले को लेकर चल रही हैं, तो जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं और जिस तरह कमेटी का गठन हुआ है और विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को छुट्टी पर भेज दिया गया है, इससे कहीं ना कहीं सरकार अपने संकल्प और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिबद्धता को दर्शाने में पूरी तरह जुटी हुई है। लेकिन क्या वाकई में ये जो उनका संदेश है वो विपक्ष तक भी पहुंच रहा है, ये बात पर कहीं ना कहीं गौर करना होगा और आने वाले समय में कैसे उत्तराखंड में भर्तियों को लेकर समग्र प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसके लिए भी एक मजबूत सशक्त रणनीति की आवश्यकता। और अब विपक्ष ने ये कहा है कि सन 2000 से लेकर अब तक की सारी जो भी भर्तियां हैं उन सब की भी जांच होनी चाहिए। तो क्या ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि पहले इन भर्तियों की जांच होगी और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यवीर चौहान प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, वसी जैदी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हरीश मैखुरी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर।
सबसे पहले वशी जैदी जी आपके पास आएंगे। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं जो छूट रहा है उसको पूरा किया जाए और भर्ती घोटाले को लेकर समग्र जो पारदर्शिता है उसको जाहिर किया जाए और कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता भी दर्शाई है सरकार ने। क्या लगता है आपको कि ये आवश्यक नहीं है या इसमें कुछ कमी रह गई है? देखिए, इसके अंदर दो पहलू हैं सर जी। सरकार ने इसके अंदर जब मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा अध्यक्ष तो उन्होंने कल जब प्रेस वार्ता करते हुए से लौटने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की और उसके अंदर उन्होंने एक 3 सदस्य की हाई पावर कमेटी बनाई है और मुकेश सिंघल जी का कपड़ा उन्होंने सील किया, उन्हें छुट्टी दे दिया और ये कहा है कि इसमें जांच 2 स्तर पर होगी, 2001 से 2012 तक और 2012 से 2022 तक। तो इसमें 2 बड़े पहलू हैं। एक तो यह है कि मुकेश सिंघल जी को छुट्टी देना काफी नहीं, क्योंकि जिस तरह से मुकेश सिंघल जी के अग्रवाल जी के साथ संबंध रहे हैं और उन्हें बहुत ज्यादा पावर के साथ उन्होंने सत्ता में रहते हुए सचिव बनाया, विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए सचिव बनाया और उसके बाद सिर्फ छुट्टी पर भेज देना काफी नहीं है, तत्काल कार्यवाही के खिलाफ होनी चाहिए। एक बात। दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ा पहलू ये है कि अगर जांच कर रहे हैं तो 2012 से 2022 और 2001 से 2012 का जो पहलू रखा है, मुझे लगता है कि एक बड़ी स्तरीय जांच होनी चाहिए थी और सिर्फ एक रिटायर्ड आईएएस की अध्यक्षता में ही नहीं, वो जांच एक रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में या फिर एक सीबीआई जांच, एक बड़े स्तर की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के इसके अंदर पहलू सामने आए हैं चंद्रशेखर जी, तो मुझे लगता है कि हाई पावर जांच होनी चाहिए। रिटायर्ड आईएएस की जांच काफी नहीं होगी और इसमें ये एक बड़ा पहलू है कि इसमें मानवीय जो एक नैतिकता की जिम्मेदारी होती है वो देखनी चाहिए थी। गोविंद सिंह कुशवाहा जी के कार्यकाल में उन्होंने अनियमितता की बात सामने गई। गोविंद सिंह कुशवाहा जी ने सामने आकर इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, मुझसे एक नैतिक गलती हुई कि मैंने अपने पुत्र वधू और अपने पुत्र को वहां पर नौकरी पर दिया, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। प्रेमचंद अग्रवाल जी अब कैबिनेट मंत्री हैं, ज्यादा पावरफुल है, तो एक नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करके उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए था और एक बड़े हाई पावर कमेटी की जांच होनी चाहिए। 2 बड़े पहलू है, एक तो ठीक है, बिल्कुल मैं आऊंगा वशी जैदी जी आपके पास। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। हरीश मैखुरी जी, कैसे देखते हैं सरकार लगातार अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है इस मामले को लेकर? क्या लगता है कि विपक्ष के आरोप कितने सटीक हैं? ये जो प्रकरण है बहुत गंभीर और आपराधिक प्रकरण है। एक तरफ उत्तराखंड के युवा बहुत सुंदर तैयारी करके, मेहनत करके, तमाम कोचिंग दे के, तमाम महंगे कॉलेजों में पढ़ के इनके एसएससी की तैयारी करते जी और भी जो परीक्षाएं तैयारी करते हैं। इसी तरफ उत्तराखंड में पूरा गैंग है, भ्रष्ट कॉकस है, जो इन युवाओं की आशाओं पर पानी फेर करके, पैसे का लेन देन करके योग्य युवाओं की जगह पे जुगाड़ वाले और 2 नंबर के धंधे वालों को नौकरी दिलाता है। इससे बड़ी विडंबना किसी राज्य के लिए कोई हो नहीं सकती। इस प्रकरण में आज एसटीएफ ने 34वीं गिरफ्तारी की है। जो नकल सरगना है सादिक मूसा, उसका साथी संपन्न राव को यूपी से दबोचा गया है, गाजीपुर का रहने वाला है ये, और 92 लाख रुपए की इससे नकदी भी बरामद हुई। आज समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और कहां तक फैली। तो एक जो विश्लेषण सामान्य आदमी का विश्लेषण, मैं पत्रकारिता के हिसाब से भी विश्लेषण ना करूं तो भी सामान्य आदमी समझ रहा है कि इतने बड़े लेवल पर अगर गैंग, इस तरह का गैंग सक्रिय है उत्तराखंड में, जिसकी जड़ें उत्तर प्रदेश तक फैली हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े छत्रप इसमें पीछे से जरूर, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना छत्रपों के इतना बड़ा गैंग पूरे 7-8 सालों से पिछले उत्तराखंड के युवाओं की जड़ों में मट्ठा डाल रहा हो
और ये गैंग आराम से उत्तराखंड में फल फूल रहा हो, 15 लाख से 20 लाख से 30-35 लाख तक लिए जाने की खबरें से अखबार पटे पड़े हैं, सोशल मीडिया पढ़ा पड़ा है, और इतना भ्रष्ट गैंग उत्तराखंड की जड़ों में मट्ठा डालता है। अच्छा ये हुआ कि मुख्यमंत्री जो धामी हैं, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ यूं समझ लीजिए कि जांच बिठा दी है इसकी, और ये कहा है कि हम ये जो भ्रष्ट गैंग है उसकी जड़ें तक खोदेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, कितना ही बड़ा कद का हो। तो मुख्यमंत्री का भाव अच्छा है, लेकिन हमारी जो एसटीएफ है उसकी सीमाएं हैं। वो अपने अफसर को कैसे गिरफ्तार करेंगे? मान लो कोई उन्हीं का अफसर इन्वॉल्व हो तो कैसे गिरफ्तारी होगी, ये देखने वाली बात है। इसलिए इस प्रकरण में जो सोशल मीडिया में तमाम राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस वगैरह सारी पार्टियां, तो हमारा यूकेडी, उसमें अगर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वो गलत नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सीबीआई की जांच होती रहे, अलग से होती रहे। एसटीएफ जो उसकी जड़ों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, और 34वीं आज गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं एसटीएफ की मेहनत को भी हम जाया नहीं कर सकते हैं, उसको करने देना चाहिए अपना काम। और भी कोई जांच एजेंसी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के निगरानी में बैठे, चाहे वो सीबीआई बैठे, उसका स्वागत है, करना चाहिए। जो मतलब ऐसे बड़े गिरोहों को सामान्यतया कब्जे में लाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो हुआ है, और कल खुशी की बात ये हुई कि विधानसभा अध्यक्ष जो रितु खंडूरी हैं, उन्होंने भी विधानसभा में हुई प्रकरणों, तमाम धांधलियों में पिछले 3-4 अध्यक्षों के कार्यकाल में जो भी हुआ है, तो उन्होंने कहा हम 2000 से लेकर अब तक सबको लपेटे में लेंगे और सबकी जांच बिठाएंगे, और बाकायदा विधानसभा सचिव का जो कक्ष है वो कल सील भी कर दिया गया है। तो ये बड़ी बात है कि हम अपनी ही सरकार के खिलाफ अगर जांच कर रहे हैं, जांच बिठा रहे हैं, भ्रष्टाचार किसने किया है, तो ये एक नया अध्याय उत्तराखंड के या किसी भी राज्य के, मैंने तो देखा नहीं कोई सरकार अपने खिलाफ जांच करती हो, चाहे वो पुरानी सरकारें रही, चाहे नई सरकार रही। टीवी में बहस करना सरल है, लेकिन अपनी सरकार के खिलाफ जांच बिठाना बड़ा कठिन है। वो उत्तराखंड में उदाहरण हुआ है, ये अच्छी बात है। तो जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जो कल जांच बिठाई है, उससे एक चीज बड़ी साफ है कि जो पुराने हैं कहीं वो छूट ना जाएं, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो प्रकरण पुराने हो जाते हैं, नल एंड बॉयज उनको कह सकते हैं, या कालातीत हम जिनको कह सकते हैं, वैसा ना हो। जो नए लगे हैं वो तो चले जाएंगे, जो पुराने लगे हैं वो लगे रहेंगे। तो ये ना हो, इसलिए इस पे भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने जाए तो सबके सब जाए, और रहे तो सबके सब रहे। ठीक है भाई, ठीक है। हरीश मैकुरी जी, मैं आऊँगा आपके पास। सत्यवीर चौहान जी, विपक्ष कैसे संतुष्ट होगा, और आपकी कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, और जो उनकी नई नई मांग है उन सबको पूरा करना कैसे संभव है? चंद्रशेखर जी, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं चंद्रशेखर जी कहना चाहूंगा कि भारत के इतिहास में 1947 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में किसी संगठन या किसी के द्वारा अगर इस प्रकार की बातें सामने आती है, मुख्यमंत्री जी ने उसको प्रायोरिटी पे लेते हुए, आपने देखा होगा उन्होंने निरंतर उस पर बढ़ते हुए कदम रखे हैं, और जिसकी सराहना उत्तराखंड के अंदर तो हो रही है और अनेक राज्यों में भी उसकी सराहना हो रही है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, उत्तराखंड प्रदेश को बने में 22 साल हो गए, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार से हमारी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर कार्य कर रही है। वो उत्तराखंड प्रदेश के अंदर तो इस तरह के सरगना बैठे हैं उनको तो पकड़ रही है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की सीमाओं से बाहर जाकर भी उसने उत्तर प्रदेश से लेके गोवा से जहां जहां उनके तार जुड़ रहे हैं, वहां से वो सरगनाओं को उत्तराखंड की सीमाओं में लाए जा रहे हैं, और उनसे निरंतर पूछताछ हो रही है। और उसी का परिणाम है कि आज 25 से अधिक अपराधी जेलों की सलाखों में है, और कानून और अदालत अपना काम करेगा, और सरकार को जिस डायरेक्शन में बढ़ना है, सरकार को बढ़ती जा रही है। और मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को ये तय कर लेना चाहिए कि उनको पिंजरे का तोता चाहिए, उनको स्वतंत्र एजेंसियां चाहिए। जिस प्रकार से जब ये केंद्र में होती थी, इनकी सरकार होती थी, सीबीआई को ये कहने, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये कहने पे मजबूर होना पड़ा कि सीबीआई पिंजरे का तोता बन चुका है। आज आप देख लीजिए, अगर सीबीआई की मांग हो रही है तो मात्र इसलिए हो रही है कि 2014 के बाद उन सभी स्वतंत्र एजेंसियों को काम करने दिया गया है कि जो उनका काम है वो उनका काम करे। तो कांग्रेस से ये पहले तय कर ले कि एक विशेष परिवार का 10 जनपद रहता है,
जब उनके खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है तो पूरे भारत से आके वहां 10 जनपद तक इस प्रकार का जांच एजेंसियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती है। हमारी सरकार ने आप देखिए 3 सदस्यीय कमेटी गठन कर दी है और जो सचिव है विधानसभा के उनका कमरा भी सील कर दिया और जब जांचे हो उस जांच में आने के लिए उन्हें कहा गया है। और आप देख लीजिए रितु खंडूरी जी ने स्पष्टता से कहा है, उन्होंने माननीय मोदी जी को याद करते हुए स्मरण करते हुए कहा कि उनका ध्येय जो है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उन्होंने कहा उन्हीं को मैं आत्ममंथन उनका स्मरण करते हुए ही और उनको अपना मार्गदर्शन पाते हुए आगे बढ़ रही हूँ और उसी तरीके से काम कर रही हूँ। ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार है कि मुख्य रूप से सभी अखबार इस बात की सराहना कर रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर तमाम सामाजिक और तमाम युवतियां गुणगान कर रही है कि सरकार कम से कम आगे तो आई है। उसको तोड़ने का एक सार्थक प्रयास किया। और मैं ये कहना चाहूंगा चंद्रशेखर जी 30 सेकंड में अपनी बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का उदय ही मात्र केवल समाज की सेवा करने के लिए हुआ, ना कि किसी को मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए हुआ। हमारा ध्येय है समाज का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण और अंत्योदय के मार्ग पर चलते हुए उसको प्रणीत करना। और आज वो दिखता हुआ प्रणीत हो रहा है जिस प्रकार से केंद्र में हमारी 8 साल सरकार विराजमान है और तमाम प्रदेशों में हमारी सरकार सुचारू से काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि अभी आपने देखा होगा कि बिल्कुल मैं आऊंगा मैं सत्यवीर जी नहीं होती है, अब वो मिथक तोड़ने का यहाँ की महान जनता ने किया है। ठीक है वसी जैदी जी, क्या कई बार आप सत्ता पक्ष की प्रशंसा करने का अधिकार इसलिए खो देते हैं क्योंकि आप विपक्ष हैं? क्या सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को आप नाकाफी मानते हैं अभी तक? देखिए चंद्रशेखर जी, मैं वास्तविक तौर पर कहूंगा कि अभी ये बड़े भावुक होकर सत्यवीर जी ने बात कही, मैं बिल्कुल उनकी एक बात नहीं समझ पाया। वो इतने इमोशन में लगातार बोले चले जा रहे थे कि उनकी मेरी समझ में कोई बात नहीं आई। लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब जरूर देता हूँ कि हम नहीं, आप भी तो जनता को बात नहीं समझा पाए ना। प्रशंसा हम किस लिए करें, आप सुनिए जी, आप भी तो जनता को बात नहीं समझा पाए ना। तभी हम विपक्ष में बैठे हैं। बिल्कुल 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 जनता ने जिनकी बात समझी है उन्होंने जनता की पहचान किया है, उसका भी तो है ना। ठीक है, हम जनता को बात समझा। ठीक है, अब आप अपनी बात रखिए। आप वो मन बहला रहे हैं, जनता का आपके सामने है जी। सबसे पहले गिरफ्तारी को ज्यादा ऊपर हो चुके हैं, लगभग 2-3 हफ्ते बीत चुके हैं और एसटीएफ ने अभी तक हाकम सिंह के आकाओं को नहीं पकड़ा है। 34 गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में चंद्रशेखर जी, लेकिन अभी तक सबसे बड़ी मछली हाकम सिंह, ये सारी मछली हाकम सिंह से छोटी है। तो ऐसा तो नहीं है कि हाकम सिंह जो एक खान सामा की नौकरी करता था, एक आईपीएस के यहाँ पर, वो इतना कुछ संपत्ति का मालिक हो गया और सारी जांच एसटीएफ ने हाकम सिंह पर रोक दी है। यही एक बिंदु है जो हम लगातार सीबीआई की मांग करते हैं, क्योंकि कई बड़े आका हैं, कई बड़ी मछली जो अभी बच रही हैं। मैं एसटीएफ की कार्रवाई पर आवाज नहीं उठा रहा हूँ, प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि एसटीएफ के भी हाथ बंधे हैं सरकार के अंदर, राज्य सरकार के अंदर। कई ऐसे बड़ी अभी आका है, कई ऐसी बड़ी मछली है जो बच रही हैं, जो जिसके लिए हम लगातार मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। एक बिंदु। दूसरा बिंदु, रितु खंडूरी जी ने कल प्रेस वार्ता कही, मैं एक बार अभी पहले भी मैंने आपसे कहा था कि नैतिक जिम्मेदारी लेकर, जैसे गोविंद सिंह कुजवाल जी ने कहा कि मुझसे ये मानवीय भूल हुई है कि मैंने पुत्र और पुत्र वधुओं को नौकरी दी, लेकिन आपने प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का एटीट्यूड देखा होगा, उनका रवैया देखा होगा। क्या प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस बात को स्वीकार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? कमेटी बनाई गई है, जो 3 जजों की कमेटी बनाई गई है जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। जब 3 स्तरीय कमेटी बनाई गई, कमेटी बनी है, वो रिटायर्ड आईएएस के अध्यक्ष में बनी है, लेकिन ये इतना हाई प्रोफाइल मामला है कि इस मामले पर ये कमेटी छोटी दिखाई देती है। रितु खंडूरी जी ने कल कहा कि मैं न खाऊंगी न खाने दूंगी, लेकिन रितु खंडूरी जी अगर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाती, क्योंकि ये कमेटी भी एसटीएफ की कमेटी जैसी हो जाएगी, क्योंकि कई बड़े आका इसके अंदर शामिल है। और जो आपने लिस्ट देखी, कल इन्होंने कांग्रेस के नाम पर एक लिस्ट जारी की है भाजपा के आईटी सेल ने, और आईटी सेल ने जल्दबाजी में उसके अंदर कई गलती की है, कई ऐसे नाम है जो रिपीट हुए हैं उसमें, और बताया गया है कि वो जान पहचान वाले
गोविंद सिंह कुटवाल जी के क्षेत्र वाले, गोविंद सिंह कुटवाल जी के जान पहचान वाले, हरीश रावत जी की जान पहचान वाले, सुरवीर सिंह सजवान की साली के साले को रिश्ता नहीं बना पाए तो साली के साले। लेकिन हमने जो लिस्ट जारी की थी भाजपा के नेताओं की, उसमें निश्चित तौर पर साफ तौर पर लिखा है कि उसमें महाराष्ट्र के गवर्नर के भतीजा भी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सगे रिश्तेदार उसके अंदर शामिल हैं, उसमें प्रेमचंद अग्रवाल जी के सगे रिश्तेदार शामिल हैं, उसमें महेंद्र भट्ट के छोटे भाई शामिल हैं। तो ये लिस्ट इस तरह की लिस्ट होती है। तो रितु खंडूरी जी को इस मामले के अंदर एक उच्च स्तरीय जांच बिठानी चाहिए। अब जांच बैठी है तो एक निष्पक्ष जांच होने पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं संदेह सत्यवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। सत्यवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। सत्यवीर जी, जब हमने अगर कोई अच्छा स्टेप उठाने का कदम किया है, इन्होंने हमारा विरोध किया। और मैं कहना चाहूंगा, बड़ी ही दृढ़ता से कहना चाहूंगा, कांग्रेस हमारी जो जन्मजात विरोधी रही है। अगर हम कोई भी अच्छा कार्य कर ले वो हमेशा उसका विरोध करेगी। चाहे वो, आपको मैं बताना चाहूंगा, जब हमने केंद्र में कई दशकों से मांग उठती थी कि लोकपाल होना चाहिए, तो हमने वो भी वहाँ लाने का काम किया। और वो एक मिनट रुक जाइए, आप सुन लीजिए। वसीम ज़ैदी जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, आपकी हर एक बात सुन लीजिए। एक बार सुन लीजिए वसीम ज़ैदी जी, एक बार सुन लीजिए, समझ में नहीं आएगा। सुन लीजिए। कमेटी बनी है और बहुत ही निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ IAS ऑफिसरों को वहाँ पर उस कमेटी का सदस्य और अध्यक्ष बनाया गया है। एक एक व्यक्ति का नाम उजागर होगा, जो भी होगा और सामने लाएगा और जनता के सामने लाया जाएगा। और जनता से जो हमने वादा किया उस वादे पे खड़े उतरेंगे। और एक भी ऐसा व्यक्ति है जो बच नहीं पाएगा, चाहे वो कितना ही रसूखदार हो, चाहे उसकी पहुंच कहीं तक हो, चाहे उसकी पहुंच चाहे 10 जनपद हो, सोनिया गांधी के यहाँ तक क्यों ना हो। तो आप एक एक व्यक्ति का यहाँ पर उजागर होगा। और उत्तराखंड का जो हमने कहा है, उत्तराखंड की जनता से हमने वादा किया है, चुनाव के समय वादा किया है, वो एक एक कार्य पूरा करेंगे। और पहले दिन से वो सरकार कार्य कर रही है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हमारी सरकार निरंतर शुरू से प्रहार कर रही है। उसी का कारण है कि आज अपर सचिव से लेके IAS से लेके और फॉरेस्ट के अधिकारी से लेके सब जितने भी है सब पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी मामले में संलिप्त हो। आप उत्तराखंड के इतिहास में बता दीजिए कि एक भी छोटा सा इन्होंने अपराधी कांग्रेस ने पकड़ा हो, जिसे जेल की सलाखों में पहुंचाया हो, उसको केवल सजा देने का प्रावधान तक किया हो। अगर नाम बता दे तो एक बता दीजिए अपने कार्यकाल में। वो कैसे अपने नाम बता सकते हैं जब मुख्यमंत्री हरीश रावत जब CM आवास जो पहली बार उत्तराखंड में शर्मसार रहा हो, आंख बंद करके यूं बोल दे कि मेरी आंख बंद है, तुम भी लूटो और मैं भी लूटूं, और कहां तक पहुंचाना है ये मैं तय करता नहीं हूं। तो इस प्रकार के जब ये कार्य करेंगे तो मुजरिम को कैसे पकड़ेंगे और मुजरिम के किस प्रकार से हौसले बुलंद होंगे वो सबको पता है। और जब ये चुनाव के मैदान में थे 2017 में किस प्रकार के नारे लगते थे, लकड़ी बच्ची चोर किसके खिलाफ लगते थे, तो वो उस पृष्ठभूमि को ना खोले तो अच्छा रहेगा। दूसरा, हमने ये कार्य किया है, जनता की मांग थी, संगठनों की मांग थी, सरकार की मांग थी, व्यक्तियों की मांग थी। हमने उस मांग पर खड़े उतरते हुए जांच कमेटी भी आई, निरंतर सारे के सारे अपराधी पकड़े जा रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब राज्य गठन से लेके अब तक की अगर कोई भी ऐसी नियुक्ति होती है जो अधिनियम के विरुद्ध है उससे कार्रवाई की जाएगी। अभी तो ये पहले तो बोलने के लिए भी बाहर नहीं आ रहे थे, अब धीरे धीरे यशपाल आ रहे थे, कह रहे कि मेरी जांच कराओ। अब जांच तो अगर दूध केस नहीं खड़े हो, अगर उसमें साफ होते ना बोलते तो पता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलतियां करी है। पुलिसवाल जी आज कह रहे कि मेरा भतीजा लगी है, मेरी बहू लगी है, मेरा ये लगा है। 13 से अधिक लोग कह रहे कि मेरे अपने परिवार के लगे। 159 से अधिक लोगों को उन्होंने अपने समय पे नियुक्तियां दी है। वो सबके से बाहर आ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ मैं आपके पास। हुआ था जिसको काम करना चाहिए था, तो आज जो बंदी थे उसके ऊपर लगी हुई थी, वो सारी बंदी से हटा दी गई है। ये जो गुटों में छुपे हुए थे वो सबके सब एक एक करके बाहर आ रहे हैं। और अभी तो देखिए, तो 2-4 ने ही बयान दिया है। अभी तो देखो आप कौन कौन बाहर आता है, कौन सी चीज के प्रकरण सामने आते हैं। ये जांच कमेटी अपना काम करेगी और ये दबाव में ना रहते हुए ये काम करेगी। और जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर की रिपोर्ट आएगी और दूध का पानी हो जाएगा। अब देखना होगा इस प्रकार के कौन कौन लोग सम्मिलित हैं वो सामने आ जाएंगे। और मैं फिर चंद्रशेखर जी आपसे कहना चाहूंगा, जब किसी राज्य में जहाँ कांग्रेस की सरकारें नहीं रही है, चाहे केंद्र में सरकार रही हो, अच्छा काम किया हो, इन्होंने हमेशा उसका विरोध किया है। तो इन्होंने हमेशा आत्महित के लिए ही काम किया है, ना कभी जनता के लिए काम किया है, ना कभी गरीब के लिए काम किया है। उदाहरण के लिए मैं एक और आपसे बताना चाहूंगा, पहली बार इतने 75 साल हो गए कि जब देश को और आजादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा हो और अमृत काल चल रहा हो, कांग्रेस इतनी रसातल में चले जाए, इनके पूर्वजों ने कभी सोचा नहीं होगा। आप देखिए
पहली बार जब आजादी के 75 साल हो रहे हो, कोई आदिवासी गिरिवासी ठीक है, नारी ठीक है, उच्च पद पर जाके ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। तो केवल वोट बैंक सत्यवीर जी ठीक है, ये विषय अलग है, वो विषय अलग है। जी जी, वसीयती जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इस बात से क्या मतलब है? तो आप हरियाणा प्रदेश की बात कीजिए ना। नहीं भाई, रोक दिया मैंने। आप क्यों कह रहे हैं? मैंने रोक दिया, मैंने मना कर दिया भाई। वसीयती जी मना कर दिया ना, मना कर दिया भाई। ये विषय अलग है, वो विषय अलग है। हरीश मैखुरी जी, क्या लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो प्रतिबद्धता सरकार दर्शा रही है, उसके अलग विपक्ष एक अलग राह चाहता है जांच को लेकर? क्या ये संभव है कि विपक्ष की जो मांग है वो पूरी हो पाएगी, या कहीं ना कहीं विपक्ष को एक इंतज़ार करना चाहिए कि जो हो रहा है उसको वॉच करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है? हरीश जी। कह रहा हूँ, जो भ्रष्टाचार है वो बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है और बहुत गहरी उसकी जड़ें हैं। तो कोई एक दिन में इसकी छानबीन संभव भी नहीं है किसी भी जांच एजेंसी के लिए। मतलब जिस तरह से करीब महीना भर हो गया है प्रकरण को उछले हुए और अभी तक 34 गिरफ्तारियां थी, तो इसमें तो करीब वो सभी लोग भी अपराधी हैं जिन 150 लोगों ने करीब करीब नौकरियां झटक ली थी। अब तो ऐसा लग रहा है कि एक भी आदमी का फेयर सिलेक्शन हुआ ही नहीं होगा। सारे के सारे जो आ रखे हैं सब इसी पिछले दरवाजे से एंट्री वाले ही होंगे, ऐसा लग रहा है इसको देखते हुए। तो इतने बड़े लेवल पे कॉकस काम कर रहा है, इतने बड़े लेवल पे होटलों में और रिजॉर्ट में अगर पेपर लीक होते हैं तो कोई ये सामान्य घटना तो है नहीं जी। तो इसकी अगर एक भी रूट छूट गया तो ये दूध की तरह वहीं से पनपने लगेगा। इसलिए हर व्यक्ति को, जिस अपराधी ने पैसे दो के नौकरी झटकी है, वो भी कम अपराधी नहीं है। 15 लाख रुपए जिसने घूस दी होगी वो छोटा मोटा अपराधी है क्या? बिल्कुल। और वो अगर कल को सरकार की एक अंग बनता है, सरकार की एजेंसियों में बैठ के नौकरी पर बैठता है, तो क्या ईमानदारी से काम करेगा? तो पकड़ा तो वो भी जाना चाहिए। तो 100-150 जितने भी हैं वो सब के सब वो भी धरे जाने चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि जेलें कम पड़ जाएंगी। और जहां तक रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष के हरीश रावत जी का तो कल बयान ही कुछ और आ रखा था कि भाई वो जो लगा दिया है तो क्या बुरा है, नौकरी लगा दिए हैं। तो पहले तक तो वो धरना दे रहे थे, लेकिन कल का उनका बयान जो मीडिया में है, खुद उन्होंने सोशल मीडिया में दिया है, उसमें तो वो इस तरह का कह रहे थे, बचाव कर रहे थे अपने मतलब खासकर गोविंद सिंह कुंजवाल जी के बचाव में। तो फिर ये वसीयती जी से इसका स्पष्टीकरण ले लेंगे अभी। नहीं वो ले लेना आप उनसे, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ कि इसमें भाई कुंजवाल जी के जमाने में लगे हैं, अग्रवाल जी के जमाने में लगे हैं, उससे पहले प्रकाश पंत जी के जमाने में भी कुछ 1-2 लोग लगे हैं। उसके अलावा अन्य लोगों के नाम भी तमाम सोशल मीडिया और अखबारों में आ जाए हैं कि खेल विद्यालय में लगे हैं, तमाम जगह लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो है ही कि नेताओं का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है अपने लोगों को फिट करने का, यदि वो अपराध की श्रेणी में है तो हमारे अब तक जितने भी उत्तराखंड में सत्ता में रहे हैं, चाहे वो आज पक्ष में है चाहे आज विपक्ष में है, कहीं ना कहीं वो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो ये नहीं है कि वो मुक्त हो जाएंगे जी। अगर जिम्मेदारी बनती है तो सारी मतलब दोनों राजनीतिक दलों की जो अब तक सत्ता में रहे। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये ना हो कि अब वाले तो पकड़े जाएं और जो पिछले वाले हैं वो छूट जाएं। कालातीत बोल के, नल एंड वॉइस बोल के, कहीं ना कहीं इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हुए। लेकिन एक बार उस बयान का स्पष्टीकरण ले लेते हैं। वसीयती जी, हरीश मैखुरी जी को सुना होगा आपने, वो कह रहे हैं कि हरीश रावत तो समर्थन कर रहे हैं कि एक आध आदमी के लगने से क्या हो जाता है। नहीं, ऐसा कोई बयान हरीश रावत जी करने के लिए आदमी के लगने से क्या हो जाता है? हरीश मैखुरी जी ये खंडन कर रहे हैं कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। ऐसा कोई बयान हरीश रावत जी, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। हरीश मैखुरी जी, हरीश जी, वसीयती जी कह रहे हैं ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अरे हरीश रावत जी का ही तेज बोल के देख लो, बोलना भाई। मैंने तेज नहीं तो रतन पत्रकार रतन जी का जो वो है फेसबुक पेज है, उस पे है, सब जगह है मेरे भाई। वो विपक्ष ने बड़े मजबूत इस मुद्दे को उठाया और आपने अगर बयान अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं वो मैं आपसे सबसे पहले ये स्पष्टीकरण जानना चाह रहा हूँ कि हरीश रावत ने जो बयान दिया है कि 1-2 के लगने से कुछ नहीं होता, क्या ये बयान है या नहीं है?
ये बयान निराधार है, ऐसा कोई बयान हरीश रावत जी का नहीं है। हरीश मैकुरी जी, ऐसा कोई बयान हरीश रावत जी का नहीं है। हरीश मैकुरी जी, हम आपको सुना भी देते हैं। हाँ सुना रहे हो, बयान ही सुना रहे हैं। सुनाएंगे भी, मैं उसको कर रहा हूँ। आप उसको पढ़ के पूरा सुना दीजिए। सत्यवीर जी, मैं जब आप उसको सर्च कर ले मैं आऊंगा। सत्यवीर जी, सत्यवीर जी देखिए, आपके एक तरफ पूरी तरह से मांग कर रहा है विपक्ष के ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और दूसरी तरफ कहीं अपने ऊपर जैसे ही जी हरीश रावत जी का बयान भी सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। हरीश मैकुरी जी सुनाइए। हरीश मैकुरी जी, बयान निकाल लिया आपने? हाँ वही तो सुना रहा हूँ। हाँ सुनाइए ना, फिर बोलिए आप। वही तो कह रहे हैं, दोनों ही बेरोजगार हैं तो अपराध क्या है? बताइए ना मुझे भी, मैं पूरी साहब मैसेज सुनने के लिए बैठा हूँ। चलिए, आप जब बयान पढ़ने लगे मुझे बताइएगा। सत्यवीर जी, नहीं बयान सुना रहा हूँ मैं, वही तो बयान है, इस समय चल रहा है। नहीं सुनाइए मत, आप बोल के बता दीजिए भाई। अरे ये तो उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक तक ये बयान पहुंच चुका है। चंद्रशेखर जी, और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये संचार क्रांति का युग है। आज आप भाई सुन लीजिए। ऐसे कैसे होगा? भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, समर्थन भी करते हैं, ये तो नहीं हो सकता ना वसी जैदी जी, ये तो गलत बात है। अरे भाई, मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, खूब मौका दे रहा हूँ, आप पक्षपात का आरोप लगा देते हैं। आपके ऊपर जरा सी बात आई, आपने पक्षपात का आरोप लगा दिया। मैं बोलने दे रहा हूँ, बताइए आप। आपने मुझे कहा कि बयान हरीश रावत जी ने दिया कि 2 लोग की नौकरी लगने से क्या हो जाता, तो मुझे उनका पूरा बयान तो पढ़ने दीजिए ना। हाँ पढ़ लीजिए भाई, आप पढ़ लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ आपको पढ़ के सुना दीजिए। सुनाइए, चलिए बोलिए। चुनौतियां इम्तिहान देती है विधानसभा की माननीय स्पीकर, जिनके सामने उज्जवल भविष्य ठोस धरातल है। विधानसभा में भर्तियों को लेकर उनकी परीक्षा है। इस प्रकरण को विधि सम्मत और नैतिक सम्मत तरीके से सुलझानी है। परीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की भी है, उनकी सीट में धब्बे हैं, मगर ये चुनौती जो अधीनस्थ सेवक चयन आयोग में नियुक्ति को लेकर है, इस प्रकरण में उनकी पार्टी दलदल में फंसी हुई है। अब शिक्षा विभाग में चहेतों का एक और नया प्रकरण आ गया है। खोजी पत्रकार इसके बाद कुछ और भी निकालेंगे। इम्तिहान श्री करण मेहरा का भी है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। ऐसे मौके कम आते हैं, हम कितनी कुशलता से वो मामले को तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। तो व्यवस्थित दबाव दिखाई देना चाहिए ताकि लोग कहें। अरे वो लाइन है कि नहीं है, जो जिस लाइन का जिक्र किया जा रहा है, वो है कि नहीं है? मैं सुन के पूरा बयान तो सुन लीजिए ना। आपने मुझे एक सवाल किया तो चलिए भाई बताइए। सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि सारी नियुक्तियों की वे स्क्रूटनी करे, और कांग्रेस के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में हुई भर्तियों के लिए कांग्रेस को बंधन मुक्त करता हूं। वो भी यदि कुछ गड़बड़ी पाते हैं तो निर्भीक तरीके से उस मामले को उठाए और उसकी सरकार से जांच की मांग करे, क्योंकि लोग कांग्रेस की निष्पक्षता को भी जांचेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हरीश रावत भले ही दोषी सिद्ध हो जाए, अगर कांग्रेस दोषी नहीं है, और यदि निष्पक्ष जाना भी चाहिए। मेरा कार्यकाल राजनीतिक आपदा बाधित कार्यकाल रहा है। मेरे कार्यकाल में 32,000 से ज्यादा छोटी बड़ी नियुक्तियां हुई हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी नियुक्तियां दी हैं जो केंद्र के प्रोजेक्ट में नियुक्त थे, मगर जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो उनकी नियुक्तियां समाप्त हो गई थी। मैंने उनकी समस्या का भी समाधान निकाला, जैसे सौजल परियोजना थी, कई सारी ऐसी परियोजनाएं थी केंद्र की। जब योजना आयोग से नीति आयोग गया था, अब सुनिए, उन्होंने आगे लिखा है, मैंने उनकी समस्या का भी समाधान निकाला। मैंने जो दैनिक वेतनभोगी थे उनको तत्काल किया। मैं यही पूछ रहा हूँ, वो लाइन है इस बयान में कहीं पर भी 2 लोगों को 3 लोगों को जो भी आरोप हरीश होमवर्क करके तो आए नहीं है। अब इनको ये पता कि नेता ने क्या बोला है, मुझे कैसे कर पाएंगे? ये तो बोला था ना, किसी ने आरोप लगाया तो मुझे पढ़ के बता दीजिए ना। या फिर अगर आपको लगता है उन्होंने कुछ और कहा तो मुझे बता दीजिए। वही वसी जैदी जी
वसी जैदी जी इतना नाराज क्यों हो रहे हैं भाई? देखिए कहीं ना कहीं बयान सामने निकल के सामने आता है तो पारदर्शिता की बात आप करते हैं। बताइए क्या कहा उन्होंने? ये तो कहा था ना। सोशल मीडिया की पोस्ट तो आपके मोबाइल में भी होगी, सोशल मीडिया की पोस्ट तो हरीश गुर्जे के मोबाइल में भी होगी, सत्यवीर चौहान जी के मोबाइल में भी होगी। अगर ठीक है। उन्हें लगता है अमिताभ बच्चन ने कुछ और कहा तो मुझे पर्चा बता दीजिए। आपको प्रेम होना चाहिए और आप पूरा घटनाक्रम का प्रेम आप लेके जाते हो तो जनता के लिए एक एक करके अपना पक्ष रख लीजिए भाई। हरीश मैकुरी जी इस बयान का खंडन कर रहे हैं कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अरे भाई सवाल तो पूछने दीजिए अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना हरीश मैकुरी जी से, क्या बयान है? हरीश मैकुरी जी वो क्या बयान है? ये लगातार कह रहे हैं कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया हरीश रावत ने। ये सुना रहा हूँ मैं आपको। हाँ सुना कहा रहे हैं, बोल के बता दीजिए ना। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। सत्यवीर चौहान जी, मैं अपनी पूरी बात कह लूं क्या? हाँ चलिए, अभी तो आपने पूरी बात कही है भाई, अभी तो कही है आपने बात। अभी तक हरीश रावत के ऊपर चर्चा चल रही थी ना, आप मुझे मेरी बात तो कहने दीजिए। कमाल कर रहे हैं आप तो, अभी आपने पूरी बात कही है अपनी। हाँ 10 मिनट से आप नहीं, उसमें ये है, हम डिबेट का हिस्सा है, हम भी थोड़ा बोल ले, हम भी अपना वक्तव्य रख ले। सत्यवीर जी को बात का जवाब नहीं दे पाया था। ठीक है बताइए हरीश मैकुरी जी, आपने देख लिया बयान, बता दीजिए भाई। नहीं रावत जी ने उस बयान में ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में आता है और यदि उसने अपने परिवार के व्यक्तियों को लगा दिया तो इसमें अपराध क्या है? कहते बताइए। है तो बेरोजगार ही वो। लो ये बयान उनका सोशल मीडिया में। अब बयान पलट गया ना हरीश मैकुरी जी आपका। नहीं ये बयान गंभीर नहीं मानते आप? इस बयान को गंभीर नहीं मानते आप? मैं इस बयान को भी निराधार बताता हूँ क्योंकि गोविंद सिंह बुजवाल जी खुद इस बात को निराधार बता चुके हैं। अरे भाई किस बात को निराधार बताएंगे? नैतिक गलती बता चुके हैं। नहीं ऐसा है ना, ये बयान तो भाई 18 घंटे पहले सोशल मीडिया में आ चुका है। सत्यवीर चौहान जी किस किस बयान को निराधार बताया जाएगा? अरे आपके सामने तो हरीश मैकुरी जी पलट गया था। पहले बयान से तो हरीश मैकुरी जी भी पलट गया था ना कि 2 लोगों को नियुक्ति पर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। सुन लीजिए आप, ये उस बयान से भी पलट जाएंगे चंद्रशेखर जी जब कुंजवाल जी ने बाहर आपके सामने मैंने पूरा बयान बताते सकते नहीं वो चलिए आप भाई सुनिए तो एक समय तो उन्होंने ये भी बयान दिया था ना कि मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। आपको विपक्ष में बैठने लायक कर दी है कि अब हमको सुन लीजिए, तो आज जनता हमको सुन रही है। हाँ तो मैं चंद्रशेखर जी अपनी बात रख रहा हूँ। मैं कहना चाहूंगा कि कुंजवाल जी का भी इसी प्रकार का बयान था, ये उसका भी खंडन कर देंगे। और हरीश रावत का कल दिन भर ये चलता रहा, हरीश रावत की बात में अपने आप को एक पता नहीं कहा अपने आप को भवन में ले गए। उसके बाद जब वो बयान किया उन्होंने, उनका मैं कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस कौन सा कोई अपना बयान देने को आता है। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुन लिया, मेरे को धैर्य से सुन लीजिए आप। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आज स्थिति हो गई है कि इनकी प्रदेश अध्यक्ष के सामने इतना संकट पैदा हो गया है। मात्र 19 का आंकड़ा है, प्रत्येक विधायक अपना वक्तव्य रख रहा है। अब वो किसका तो बयान आके वहाँ पर किसका तो खंडन करे, स्थिति हो गई। यही स्थिति उनकी उस समय में भी जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, आज तक उसको ढूंढ नहीं पाए हैं कि जो क्या बोलते हैं कि आप हमारे चिंता मत भाई सुन लीजिए जी। इतना आतुर मत होइए, थोड़ा संयम रखिए। तो सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो बोलना है आप मुद्दे की बात तो कर ही रहे ना। एसटीएफ गिरफ्तारियां कर रही है और विशेषज्ञ जांच कमेटी का गठन हो गया है भाई। सत्यवीर जी, चंद्रशेखर जी सबको सही समय दे रहे हैं और समय दे रहे हैं। हम 3 व्यक्ति इस चैनल पे हैं अभी, इस चैनल को लाखों लोग देखते हैं और हमारी बात उन तक सार्थकता इस तरीके से पहुंचनी चाहिए कि हम क्या रख रहे हैं, कौन विपक्ष का क्या पक्ष रख रहा है, सरकार का क्या पक्ष रख रहा है और पत्रकार महोदय अपना क्या पक्ष रख रहे हैं। ये नहीं कि हम एक दूसरे के बीच में बोलते हैं। अब मैं आ जाता हूँ अपने पक्ष पे। आज चंद्रशेखर जी मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है वो सराहनीय है। मुख्यमंत्री जी ने अब जिस प्रकार से काम कर रही है, विधानसभा अध्यक्ष ने जिस प्रकार से कमेटी
गति की है। और जो 3 अधिकारियों को बनाया गया, रिटायर्ड अधिकारियों को बनाया गया है, उनकी अगर आप उनका पूरा सर्विस रिकॉर्ड देख लिया जाए, आज अखबारों में यही छपा है, तमाम सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि बहुत ही निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को ये जांच सौंपी गई है। और ये जांच 1 महीने में हमें लगता है कि इनके द्वारा जो जांच आएगी वो निष्पक्षता से रखी जाएगी और सभी को, उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को इससे संतुष्टि होगी। और इस प्रकार का अगर जब सभी अखबार छापते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, तो इससे अच्छी है उत्तराखंड के लिए क्या बात हो सकती है कि किसी सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया हो और उस प्रकार की जिस प्रकार की बयानबाजी सब जगह से आ रही हो, उसको एक समय के लिए एक स्थान मिल गया है कि अब इस और आगे बढ़ा जाए। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो काम, हमारा जो कर्तव्य है उस और हम बढ़ रहे हैं, चाहे युवाओं से संबंधित हो, चाहे महिलाओं से संबंधित हो। पहले दिन से जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे वृद्धों के लिए जिस प्रकार से उनकी पेंशन बढ़ाई हुई हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे कुमाऊं के जितने भी मंदिर है उनको भारत माला के अंदर जिस प्रकार से मानव खंड के अंदर उसको समाहित किया गया, उनके पुनरुद्धार के लिए काम किया जा रहा है। तमाम तरह के यहाँ पर प्रोजेक्ट केंद्र सरकार से आ रहे हैं। और मैं एक और चंद्रशेखर जी कुछ 2 तरीके से एक बात कहना चाहूंगा। उत्तराखंड के सीमित संसाधन है, मगर केंद्र सरकार की जितनी योजना है उनका 100% जिस प्रकार से लाभ लिया जाए, उसका पूर्ण लाभ उत्तराखंड की सरकार ले रही है। और जिस प्रकार से यहाँ पर परिसंपत्तियों का जो विवाद था उसको निपटाने का हमने ठीक है भाई, ठीक है, ले गए हैं। ठीक है सत्यवीर जी, हरीश मैकुर जी, विपक्ष कैसे संतुष्ट होगा? हरीश मैकुर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, वसी जैदी जी, कैसे संतुष्ट होंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आधा घंटा हमने हरीश रावत जी के बयान के ऊपर चर्चा की, लेकिन करण मेहरा जी के बयान के ऊपर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं करण मेहरा जी जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कल कहा है कि जो भी प्रदेश के अंदर भाई भतीजावाद करता है या भाई भतीजावाद की पैरवी करता है, उसे राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। इसमें गोविंद सिंह कुशवाहा भी है, आपके लिए बहुत गंभीर है। ये तो कांग्रेस के लिए ही गंभीर है। जो यही तो मैं कह रहा हूँ, इतना स्पष्ट तौर पर बोला करण महाराज जी ने, उसके ऊपर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। देखिए, भाई भतीजावाद की पैरवी नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि चाहे गोविंद सिंह कुशवाहा जी का मामला हो या प्रेमचंद अग्रवाल जी का मामला हो, या उनसे पहले हरबंश कपूर जी का हो, यशपाल आर्य जी का हो या प्रकाश पंत जी का हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और निष्पक्षता के साथ सारा मामला दूध का दूध, पानी का पानी होकर जनता के सामने आना चाहिए। विपक्ष का स्पष्ट तौर पर यह मामला है। लेकिन ये बात अगर भाजपा से करते हैं तो भाजपा राष्ट्रपति तक पहुंच जाती है, भाजपा 10 जनपद तक पहुंच जाती है। अभी प्रोजेक्ट गिना रहे हो, आपके 10 प्रोजेक्ट में गिना दूंगा जिसमें ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं। टनकपुर जौलजीबी परियोजना मुख्यमंत्री की विधानसभा से जाती है, चंपावत से, टनकपुर से, और वो योजना जो 2020 से पूरी होनी थी, मैं आऊंगा, उस पर काम पूरा नहीं मैं आऊंगा भाई वसील जैदी जी, आऊंगा आपके पास। हरीश मैकुरी जी, विपक्ष कैसे संतुष्ट होगा भाई? नहीं, देखो, विपक्ष का जो काम है वो बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। उनका काम है, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, तो निश्चित रूप से बेहतरीन ढंग से हो रहा है। अगर पक्ष विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र बचेगा भी कैसे? तो लोकतंत्र के बचाव के लिए पक्ष अपना काम करे, विपक्ष अपना काम करे, लेकिन तीसरी एजेंसी जो जांच एजेंसी है वो निष्पक्ष काम करे, हमारा ये कहना। तो चाहे इस कार्यकाल में लगे चाहे उस कार्यकाल में लगे, अगर बैकडोर एंट्री हुई है तो कानून सबके लिए बराबर काम करे। और यदि मतलब पिछले सही हैं और अगले गलत हैं, ये कैसे चल सकता है आप बताइए? कानून की दृष्टि में तो सब बराबर होने ही चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि जांच जिस तरह से कल विधानसभा अध्यक्ष ने, माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कल कहा कि हम 2000 से अब तक हुई सारी नियुक्तियों की जो है वो आकलन करेंगे। ठीक है हरीश मैकुरी जी, समय समाप्त हो रहा है। सतवीर चौहान जी, हरीश मैकुरी जी, वसील जैदी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट जुड़ने के लिए। दरअसल विपक्ष संतुष्ट नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष उस हर एक काम को कर रहा है जहां पर ये प्रदर्शित हो कि पारदर्शिता को बरकरार रखने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज़।